ये बेटा अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है। किधर अब्दुलरहमान ऑन कर लिया, ऑन कर लिया। ये सर जी कल कुछ रिवाइज करने के लिए कहा था। यस सर। क्या कहा था सर रिवाइज करने के लिए सर? ये जो मैंने के लास्ट उसके अलावा तो नहीं मसला जो लास्ट पेज में सवाल जब मैंने स्टार्ट किया उसके कितने पेजेस थे? लास्ट पेज जरा सामने रखिए। तो एक ही बेटा वर्किंग कर ली आप लोगों ने? उससे जरा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आप सॉल्व करा दें। एक इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बल्कि रिक्वायरमेंट पूरी पढ़ना करता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्या करें? 110 यूनिट्स की कॉस्ट डिटरमाइन करें। तो क्या करेंगे आप? पहले इसमें नहीं, मतलब पहले ए और बी चाहिए होगा। तो ए और बी फिर बी स्क्वायर मेथड अगर लिखा होगा तो लीनियर रिग्रेशन के फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो 110 यूनिट्स की फिर कॉस्ट कैसे डिटरमिन होता है? कॉस्ट फंक्शन क्या बना था जरा बता दें। ए कितना आया था? ए इज 176। जी जो आ रहा है वो बता दीजिएगा कि यहाँ टाइपिंग एरर है, तो डेफिनेटली आप वो नहीं बताएंगे, जो आ रहा है वो बताएंगे। आप अपने रजिस्टर में से देख के बताएंगे सर, आप अपने रजिस्टर में से देख के बताएंगे। 12 वो बताइएगा कि यहाँ को टाइपिंग एरर छोड़ 170 प्लस बी बताएं 9.57। तो ये बेटा ए और बी की यहाँ फिगर्स जो है ये फॉर्मूले से आएंगी। बी पर थोड़ा सा शायद फिगर ठीक नहीं है, तो 9.5657 तो ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 110 अप्रॉक्सीमेटली आंसर फाइंड करा 122। ठीक है जी, अभी शायद 122 जस्ट एक सर 122 सर। ये और तो नहीं बेटा किसी का कोई इशू? पढ़ लेना था यार एक नजर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कुछ एग्जांपल्स और भी थे। जी जावेद जफर साहब, जवाद जफर साहब, मोहम्मद जवाद जफर। एक सेकंड एक सेकंड। ये बड़ा मैंने ये कहीं भी आपको अभी तक नहीं कहा कि इन दोनों मेथड्स के आंसर सेम आएंगे। आंसर समटाइम डिफरेंट हो सकता है क्योंकि और भी वेरिएबल्स होते हैं जो चूज करना जो एग्जामिनर करेगा। ज्यादा रिलायबल मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना। एग्जामिनर बताएगा कि मेथड कौन सा यूज करना है, और अगर वो नहीं बताएगा तो फिर आईलो यूज करना। तो इनके आंसर्स जरूरी नहीं मैच करें, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो इस वक्त मैंने डिस्कस भी नहीं की और वो आपके सिलेबस में भी नहीं। टाइपिंग एरर का सारी दुनिया को महसूस हो चुका है, और अगर है तो वो ठीक करके काइंडली बात खत्म करें। मैं भी ठीक कर देता हूँ, मैं भी ठीक कर देता हूँ इंशाल्लाह, मैं कल करके आऊँ। एक नया पेज से निकालें, ठीक है सही, ह्यूमन एरर। ये और काइंडली टू कंफ्यूजन। चलिए सर, आफ्टर दिस इनिशियल डिस्कशन तो हमने पिछले दिनों में की है, रजिस्टर खोल लें। फर्स्ट हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखें जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। joint and byproduct, joint and byproduct
कॉस्टिंग, चीजें बट अब सारी नहीं आपके लिए आएंगी, लेकिन इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप टाइम पे आए, क्लास में कंसंट्रेशन से बैठे, घर जाके रिवाइज करें। दिस इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। तो पहला इशू ही हमारा खराब होता जा रहा है। क्या क्लास का टाइम बदल चुका है? लेकिन भाई ने बदल लिया, हमें बताया भी नहीं। सर ये जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सर ये है कि समटाइम्स किसी एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किसी एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन से खर्चे होते हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकर होती है, डायरेक्ट लेबर इनकर होती है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर होती है। बाकी वो डेफिनेटली अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाए तो प्लस माइनस करें। तो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स के रिजल्ट में समटाइम्स किसी एक कॉमन रॉ मटेरियल से, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स फिर जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। मसलन मेरी बात समझने के लिए एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले सुनो। एक पेट्रोल पंप से मिलाएगा, पेट्रोल डलवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वहाँ। मसलन फॉर एग्जांपल पेट्रोल है तो डीजल भी होता है, केरोसिन ऑयल भी होता है, जो डेफिनेटली पेट्रोल पंप्स में नहीं होता, मिट्टी का तेल लेकिन होता है। हाई ऑक्टेन जो आपने बोला, वो अगर पेट्रोल को फर्दर रिफाइन करना है तो हाई ऑक्टेन बन जाता है। तो पेट्रोल भी है वहाँ, डीजल भी है, पेट्रोल की फर्दर रिफाइंड फॉर्म हाई ऑक्टेन भी है, इसलिए थोड़ा सा महंगा भी होता है। लेकिन एक उसमें केरोसिन ऑयल भी होता है, जो डेफिनेटली पेट्रोल पंप्स पे अलहमदुलिल्लाह नहीं बिकता है। फिर एक ग्रीस टाइप की चीज होती है। ये सब चीजें क्रूड ऑयल से बनती हैं। आपने सुना होगा ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है, अंडरग्राउंड ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो जो ऑयल निकलता है अंडरग्राउंड, उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। उसे फिर ऑयल रिफाइनरी में जब प्रोसेस करते हैं तो एक से ज्यादा टाइप्स के पेट्रोल, डीजल वगैरह आइटम्स निकल आते हैं। तो वो बहुत कुछ में भी। तो एक कॉमन रॉ मटेरियल क्या होता है ऑयल रिफाइनरी, अगर थोड़ी सी विजुलाइज की जाए। एक मिनट में जरा बात पूरी कर रहा हूँ। ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल प्रोसेस, क्रूड ऑयल इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल इन दिस ऑयल रिफाइनरी। और डेफिनेटली ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल के साथ साथ लेबर होगी, ओवरहेड्स होंगे इसमें। ठीक है, तो एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये ऑयल रिफाइनरी। इसके रिजल्ट में पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, नहीं एक मिनट, केरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल बोला जाता है। फिर समटाइम्स इसमें एक ग्रीस, इमटेरियल सी चीज, इमटेरियल मींस इनसिग्निफिकेंट सी चीज है, ग्रीस सी। जिस तरह फॉर एग्जांपल कभी आपने सड़क अगर बनते देखी हो कभी, वो जो थोड़ा सा थिक सा मटेरियल टाइप होता था मे बी, तो वो ग्रीस टाइप भी इसी के रिजल्ट में बनती है। अब इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट होती है, और समटाइम्स इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में इमटेरियल आइटम्स भी निकल आते हैं। मसलन अप्रोक्सीमेटली इस वक्त पेट्रोल की प्राइस क्या है? तकरीबन 127 शायद 30 हो, लेटेस्ट नहीं चाहिए मतलब तकरीबन। डीजल भी अराउंड मेरा ख्याल इतना ही चाहिए, वो शायद हमने कभी डलवाया नहीं। तो लेट्स अज्यूम केरोसिन ऑयल थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा भी। लेट्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली पेट्रोल पंप की प्राइसेस नहीं लेता, अप्रोक्सीमेट। लेकिन ये जो ग्रीस होती है ये काफी कम प्राइस की होती है, इनसिग्निफिकेंट इसकी। लेट्स अज्यूम 15 रुपीज पर लीटर का है या पर केजी का है। पेट्रोल वैसे नॉर्मल लीटर्स में। तो समझ आ रही है मेरी बात? yes. ये मैंने क्या लिखा, इनके प्राइसेस लिखे, तो ऊपर मैंने हेडिंग लिखे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। एक कॉमन प्रोसेसिंग हो रही है क्रूड ऑयल से, तो एक कॉमन रॉ मटेरियल है, उसकी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक से ज्यादा आइटम्स इमर्ज हो रही हैं।
सही है मेरे वर्ड्स? तो उन आइटम्स में जो इमर्ज हो रही हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट वैल्यू वाली होती हैं, उनको बोला जाता है जॉइंट प्रोडक्ट। और अगर कोई इस प्रोसेसिंग में इनसिग्निफिकेंट वैल्यू वाली आइटम भी बन जाए तो उसे बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। तो मेरी इस एग्जांपल की बेस पे पेट्रोल और डीजल, केरोसिन ऑयल क्या कहलाएंगे? जॉइंट प्रोडक्ट्स। सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। और अगर इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम बन जाए तो दैट इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको आइडिया तो जरूर दिया है। एग्जाम क्वेश्चंस में ये डिसीजन कि इसमें बाय प्रोडक्ट कौन सी है, जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी है, ये आपने नहीं लिखा होगा, ये एग्जामिनर आपको खुद बताएगा। लेकिन फॉर सेक ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, जॉइंट प्रोडक्ट्स किन्हें कहते हैं? सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स। सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स। और बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इनसिग्निफिकेंट, जिनकी प्राइसेस विद रिस्पेक्ट टू अदर आइटम्स। अब 15 रुपए इटसेल्फ देखेंगे तो हमें नहीं पता सिग्निफिकेंट है या नहीं, लेकिन 15 रुपए को अगर 127 के साथ या 110 के साथ देखेंगे तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग इट इज इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। तो ये डिसीजन सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस की बेस पर था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन एग्जामिनर ही आपको लेकर बताएगा, आपने उसकी काउंटिंग करनी है। और एक आखिरी चीज अभी बीच में बात हो रही थी, हाई ऑक्टेन जो है वो अगर पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करना है, फर्दर रिफाइन करना, इसको और अच्छी प्रोसेस फिनिशिंग करना है, और ज्यादा उसे शायद इम्प्योरिटी से खत्म करना है, और ज्यादा प्योर फॉर्म में ले, तो देन फिर हाई ऑक्टेन बन रहा है, तो उसकी प्राइस फिर और है। अभी जो हाई ऑक्टेन है इट इज नॉट एज सच अ जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जो किसी कॉमन प्रोसेस से इमर्ज हो। उसके बाद हो सकता है कि आप उसमें से किसी जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो, तो इस केस में हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन इज फर्दर प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्ट कॉल्ड एज पेट्रोल। तो जॉइंट और बॉइड प्रोडक्ट्स किसे कहेंगे? कॉमन प्रोसेस से जो इमर्ज हो किसी कॉमन रॉ मटेरियल से। उसके बाद आपकी चॉइस है, समटाइम्स हो सकता है कि आप फर्दर प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। ले रहे हैं तो बात, या मुझे नोट कर लें। कॉमन प्रोसेसिंग के रिजल्ट में अगर कोई इमटेरियल आइटम बन जाए तो बाई प्रोडक्ट कहलाती है, और अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स है तो वो बाई प्रोडक्ट्स कहलाते हैं या जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट। चलेंगे आगे। देन प्रॉब्लम क्या है, देखें बोर्ड पर, देखिए
अब ऑयल रिफाइनरी में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर होगी सर। रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल प्लस डायरेक्ट लेबर, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेबर इन्वॉल्व होगी, और अदर ओवरहेड्स वगैरह हो सकता है। अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज 50 मिलियन है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस 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 को बनाने में आएगी? तो आप बताएं इसमें से पेट्रोल को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी? अब अगर आपका बिजनेस है तो आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड इस चीज में होंगे कि पेट्रोल से रिलेटेड कितना प्रॉफिट कमाया ये पता चले। ये कैसे पता चलेगा पेट्रोल से प्रॉफिट? पेट्रोल कितने पे बेच रहे हैं वो सेल्स है, लेकिन उसमें से क्या लेस होना चाहिए था? पेट्रोल को बनाने की कॉस्ट, सिमिलरली डीजल को बनाने की कॉस्ट एंड सो ऑन, लेकिन वो कॉस्ट कंबाइन है। ऐसे ही सर 50 मिलियन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। तो शायद हम टोटल प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को लेकिन बिजनेस की मैनेजमेंट को, आपका बिजनेस है, आपको शायद पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज बनाने के खर्चे कितने कितने। तो हमारा जो इस चैप्टर में मेन इश्यू वही है कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है, इज इट अ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? किसी एक प्रोडक्ट की नहीं, ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिर एलोकेट की जाती है टू द जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मेथड्स टू allocate methods to allocate joint cost या joint manufacturing cost को स्पेसिफाई भी करना। joint manufacturing cost with joint products। इनिशियली इस डिस्कशन में अभी हम बाय प्रोडक्ट मिक्स नहीं करेंगे, बाय प्रोडक्ट की फिर अकाउंटिंग ज्यादा डिस्कस करता हूँ। अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे टू एलोकेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स इनिशियल। इसको किस पे एलोकेट करने लगे? ये रेडी? जी सर। फर्स्ट मेथड, सिंपलेस्ट द फर्स्ट मेथड, फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट बेसिस कह सकते हैं। अब छोटी सी मुझे एक जरा एग्जांपल क्रिएट करनी है, पहले जरा देखें। लेट्स सी मैं कॉमन प्रोसेस है, ये मैं बॉक्स का जो बना रहा हूँ, लेट्स सी मैं एक प्रोसेस है, इसमें कॉस्ट इंकर हुई 13,000 या सॉरी 1,20,000, और इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ, कॉस्ट 1,20,000 इंकर हुई, और प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनी। इस वक्त डिस्कशन में क्या चीज नहीं है? ए बी सी के नाम से। लेट्स अज्यूम ए के इस प्रोसेसिंग रिजल्ट में 20,000 यूनिट्स बने, बी के 25,000 यूनिट्स बने, और सी के 15,000 यूनिट्स बने। बनाया गया।
ये what is the amount of joint cost? 1,20,000 rupees which has been incurred to produce what and what? A, B and C. तो अगर बेटा फिजिकल क्वांटिटी मेथड है तो एक मिनट बोर्ड पे देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात होने लगी है। ए बी सी इन प्रोडक्ट्स हैं, इनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी क्या है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैं प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एक और नाम भी है। तो क्या इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं या यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं? एक ही बात है सर, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस एक ही। कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए? 20,000, 25,000 और 15,000। देन इसको क्वांटिटी की बेस पे एलोकेट किया जा सकता है। टोटल कॉस्ट कितनी इंकर हुई है? 120,000। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन जस्ट लाइक दैट, शायद आपकी सोच से ज्यादा आसान चीज नहीं है। तो 1,20,000 जो है, 1,20,000 रुपीज अगर क्वांटिटी की बेस पे एलोकेट करना है, कितने यूनिट्स टोटल बने? कैलकुलेटर उठाएंगे, इसका सम किया जा सकता है। 20,000 यूनिट्स बने ए के, 25,000 यूनिट्स बने बी के, 15,000 यूनिट्स बने सी के, तो टोटल कितने यूनिट्स बने हैं? तो क्या हम कह सकते हैं 1,20,000 रुपीज आर इंकर्ड टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स। उस समय से ए के कितने बने, बी के कितने बने, सी के कितने बने? तो एक प्रोपोर्शन बेटा बन सकता है। कैसे प्रोपोर्शन बन सकता है? कैलकुलेटर उठाएंगे, 20,000 लिखें। क्या है 20,000? 20,000 यूनिट्स ऑफ ए एज कंपेयर्ड विद 60,000 यूनिट्स। कैसे करें? 20,000 डिवाइड बाय 60,000, प्रोपोर्शन बन जाए। एक मिनट, यहां तक इज इक्वल टू दबाएगा, जस्ट 20 बाय 60, ये तकरीबन 1/3 या 0.33 आ रहा है। क्या मतलब? टोटल यूनिट्स में अगर ए के यूनिट्स 1/3 है, तो क्या टोटल कॉस्ट में से भी फिर 1/3 कॉस्ट ए से रिलेटेड होनी चाहिए? इस तरह करके प्रोपोर्शन बन जाया करेगा। कैसे? 20,000 डिवाइड बाय 60,000 और मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। क्लियर है सर? बनाए टेबल, बाकी फिगर भी कंप्लीट कर। तो 20 बाय 16 तो 120 मीन्स हो गया 40। कर लीजिएगा प्लीज, काइंडली यूज कैलकुलेटर। 25,000 डिवाइड बाय 60 into 120, 50,000। एंड फाइनली 15 by 60, ये तो बन जाएगा 4th portion 30। And can you paint the workings? तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड क्या है? क्वांटिटी को बेस बना के जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन कर दो। ये नोट हो गया? तो कंफ्यूजन नहीं होता? अच्छा, ये 120
तो उसी को बेनिफिट एलोकेट किया। अब ये 40 के नहीं, अब ये जॉइंट कॉस्ट नहीं है। या चले जॉइंट कॉस्ट अगर लेना थोड़ा सा वर्ड्स पहले भी होना चाहिए। इट इज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर इन द जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू इट, या सिंपली स्पीकिंग इट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए। अब ये सिर्फ इस वर्किंग के रिजल्ट में हमारी वर्किंग ये कहती है कि इट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिव। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है, शेयर मिला है, और फाइनली ये 40,000 लिखे साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए एंड बी एंड सी रिस्पेक्टिव। ठीक है सर, प्लीज क्लियर, तो इशू तो नहीं, समझ आ गया सर? तो फर्स्ट मेथड हो गया फिजिकल क्वांटिटी मेथड या यूनिट्स मेथड। अब ये मेथड तो बड़ा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मेथड शायद हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब क्या मतलब मेरी इस बात का, जरा नेक्स्ट एक एग्जांपल पहले देखें। अपने जहन में एक कोल माइन लाया, कोयले की खान, पहाड़ों में से कोयला, कोल माइन, क्या निकलेगा? एक बड़ा, इस माइनिंग के रिजल्ट में समटाइम्स एक डायमंड्स भी निकला। तो अपनी माइन समझे, लेट्स सी में माइन है। अब इसमें माइनिंग ऑपरेशंस होंगे, उस पर कॉस्ट इंकर होगी माइनिंग ऑपरेशंस पर। लेट्स अज्यूम किसी का काउंटिंग ईयर में इस माइन से अपने 50 मिलियन केजीज कोल निकाला और 2 केजीज डायमंड निकाला, तो मुझे क्या दे देंगे और अपने पास क्या रखेंगे? सिर्फ 2 केजी। यार क्या करोगे 2 केजी? हमारे 50 मिलियन केजी छोड़ के। अब फॉर एग्जांपल इस अकाउंटिंग ईयर में जब ये एक्सट्रैक्शन हुई है, हमारी एक्सट्रैक्शन पे 500 मिलियन, 50 करोड़ रुपए कॉस्ट है, रुपीस माइनिंग ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। ये मेरी एग्जांपल क्लियर है प्लीज? अभी किस पे कॉस्ट आई? सिर्फ कोल पे या सिर्फ डायमंड्स पे? जॉइंट कॉस्ट है, ऑपरेशंस कर रहे थे, कुछ कोयला निकला, कोयले के नीचे शायद छुपा छुपा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और भी निकला। अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मेथड यूज करें यहाँ, तो एक मिनट करवाएं सर। मैंने प्रोडक्ट्स लिखे, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा था मैंने, जरा सोचो तो। क्वांटिटी लिखी मैंने, क्वांटिटी लिख लेता हूँ केजीज में, यूनिट्स 50 मिलियन, 50 मिलियन एंड 2 केजीज, टोटल हो गया 50 मिलियन 2 केजीज। अब कितने रुपए एलोकेट करने, कितने रुपए एलोकेट करने से? अगर इन केजीज की बेस पे ये 500 मिलियन रुपीस में एलोकेट करने की कोशिश करूँ, तो जरा पहले डायमंड्स पे एलोकेट करवाएं। 2 लिखें, 2 लिखें, 2 डिवाइडेड बाय करें जरा। नहीं मतलब मल्टीप्लाइड बाय 500 मिलियन कर दें। 20 आ रहा है। नहीं जो आ रहा है वही लिखा 20 आ रहा है। 20 आ रहा है तकरीबन। क्या है ये 20? तो 20 पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई डायमंड्स में, और बाकी अब कैलकुलेट तो करनी पड़नी है।
49 499 या ना मदद कर, तो ये होगी सही एलोकेशन। 20 रुपए हमारा खर्चा हुआ है डायमंड्स को निकालने में, और अप्रॉक्सीमेटली बाकी सारा हमारा खर्चा पोल्स की मैन्युफैक्चरिंग, पोल्स की एक्सट्रैक्शन पे। सही है लोकेशन। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि मैं डायमंड्स निकाल के कितना प्रॉफिट निकालती है, क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ आती बात? क्या ठीक है, सब ठीक है? सिर्फ अगर क्वांटिटी की बेस पे वर्किंग करेंगे तो समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी क्वांटिटीज तो कम हो, इनकी उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होने की वजह से एलोकेशन सही नहीं हो पाए। मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि अगर हमें महसूस हो कि यहाँ डायमंड्स हैं तो कोयला हमने निकालना इसलिए शुरू किया हो कि अल्टीमेट डायमंड्स हाथ में आ रहे, बात समझ रहे हैं? तो अगर हम सिर्फ क्वांटिटी कंसिडर करेंगे तो समटाइम्स सही एलोकेशन नहीं होगी, तो उस केस में भी शायद हमें एलोकेशन करते हुए शायद अगर सेल वैल्यूज भी कंसिडर करें तो ज्यादा बेहतर एलोकेशन की जा सकती। मेरी इस बात के बारे में ये हरगिज मतलब नहीं है कि क्वांटिटी मेथड गलत है, लेकिन शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह एक्सेप्टेबल है। देयरफॉर एक और मेथड भी यूज होता है जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ सेल वैल्यूज भी कंसिडर होती है। समझ आ रही है मेरी बात कि क्यों इसकी जरूरत है, क्या जरूरत है उसकी, ताकि यूनिट्स के साथ साथ वैल्यूज का भी पता चले, और शायद जिस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है उसको फिर कॉस्ट भी ज्यादा एलोकेट होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल को अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिखना, बाकी तो सेकंड मेथड शुरू करते हैं। या इसको अगर लिखना है तो इस तरह से लिखना, लिमिटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। और एक सेकंड, लिमिटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। अगर सिर्फ क्वांटिटी कंसिडर करेंगे तो समटाइम्स अगर प्रोडक्ट्स की वैल्यूज एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो सही एलोकेशन नहीं हो पाएगी। ये कैलकुलेशन में इशू लग रहा है इस 20 में 19 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट नहीं है, ये एक जीरो कम है। अच्छा जिम ठहरे क्या हूँ मैं, चलो ट्रांसफर उधर 50 मिलियन है और उधर 500 मिलियन, एक जीरो तो ज्यादा होगा, ये 19 पॉइंट समथिंग होगा। बारह, ये जो डिसीजन इस वक्त हम मेरे मेथड्स पढ़ रहे हैं, ये मैं कुछ कोशिश तो कर रहा हूँ कि हम साथ लॉजिकली भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन के कौन सा मेथड आपने यूज करना है ये भी आपका नहीं, ये भी एग्जामिनर बताएगा। तो रियल लाइफ में जब सिचुएशन होगी तब तो आप खुद से डिसीजन लेंगे, और उस वक्त जो भी अगर आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, क्योंकि एग्जैक्टली सर्कमस्टांसेस आपको पता होंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक क्वेश्चन है तो उसके एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस हमें नहीं पता कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है,
हमें तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी की बेस में वर्किंग कर सकते हैं। ये नोट कर लिया समझ? ये सर सेकंड मेथड का नाम है, डरे बगैर लिखा जरा, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो मैंने वर्ड्स यूज किए इन इसको जरा स्टार सा लगा के एक्सप्लेन करना अपने पास पहले इसी हेडिंग के नीचे। स्प्लिट ऑफ मींस, स्प्लिट ऑफ पॉइंट मींस split of point means point where separately identifiable products emerge from a common process. एलोकेशन का मतलब डिवाइड करना, कॉस्ट एलोकेशन का मीनिंग कॉस्ट डिवाइड करना। Similar point means point where separately identifiable products emerge from a common process. ओके, फर्स्ट एग्जांपल निकाला जो मैंने अभी वो पेट्रोल डीजल वाली बनाई थी। प्लीज लिख लिया सबने? एक बार पढ़ेंगे क्या, जल्दी से पढ़ेंगे क्या लिखा। सबने पॉइंट नहीं, पॉइंट में रॉ मटेरियल इकट्ठा था कंबाइन, इस लम्हे वो रॉ मटेरियल स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए और प्रोडक्ट्स अलग नजर आना शुरू हो गए। एक रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ, इस लम्हे वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो गए, डिफरेंट चीजों में आइटम्स में कन्वर्ट हो गए, अलग अलग चीजें नजर आना शुरू हो गई। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मसलन जो डायग्राम मैंने बनाई है ऊपर स्टार्ट में जो आपको ये लम्हा प्रोसेसिंग का रिजल्ट है। मतलब एक चीज ये भी है कि जो फर्दर प्रोसेसिंग भी हो रही है ना हाई ऑक्टेन में, तो ये जो मैंने सर्कल से लगाया यहाँ इमीडिएटली आफ्टर द बॉक्स मिल गया नहीं, तो इट मींस हम इस वक्त विजुलाइज ही करने की कोशिश कर सकते हैं कि जिस वक्त रिफाइनरी में प्रोसेस एंड होगा और सेपरेशन हो जाएगी प्रोडक्ट्स की, दैट सेपरेशन पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट पॉइंट। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्लिट पॉइंट मैं भी बताता हूँ, ये जरा थोड़ा सा हजम करना। स्प्लिट ऑफ, ये जब प्रोसेसिंग जब स्टार्ट हुई थी तो ये क्या था, क्रूड ऑयल, ये कहाँ है, ये क्या है, ये तो कट्ठा है, इस वक्त कंबाइन है, इसी के अंदर है सब कुछ। तो जब वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी ज्यादा चीजें इस पॉइंट पे, जिस स्टेज पे, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब प्रॉब्लम असल में क्या है, क्या हो सकता है कि समटाइम्स प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद भी प्रोसेस होके सेल हो रही है। मसलन फॉर एग्जांपल एक डायग्राम देखें पहले, लेट्स अज्यूम आपका कॉमन प्रोसेस है, फुल कंसंट्रेट करो, 3 प्रोडक्ट्स बनी एबीसी, एक कॉमन रॉ मटेरियल से, तो इस कॉमन प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एबीसी अगर सेपरेट हो गए हैं तो इस कॉमन प्रोसेसिंग के एंड में दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ, तो स्प्लिट ऑफ होगी, अलग होगी।
लेकिन लेट्स अज्यूम हम इन्हें सेपरेट पॉइंट पे बेचते ही नहीं, हम इन तीनों को, हो सकता है किसी एक को, किसी दो को, किसी तीन को, सब लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन तीनों को पहले x y और z में a b c बनती हैं, उन्हें फर्दर प्रोसेस करके फिर x y z में कन्वर्ट करके सपोज बेचते हैं। तो मैंने मेथड का नाम क्या लिखा है? हमने कौन सी सेल वैल्यूज ढूंढनी है? जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना। तो जॉइंट खर्चा जो तीनों पे आना है, उस लम्हे की हमें सेल वैल्यू ढूंढने की कोशिश करनी है। बात सिंपल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रोडक्ट्स एज इट इज सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही हैं, देन तो कोई इशू नहीं, हमें वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर हमें सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ नहीं मिलेंगी तो इंशाल्लाह वो भी ढूंढ लेंगे। चाहिए हमें क्या? सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ। क्यों? उस पे क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि उससे पिछला जो खर्चा है, जो इकट्ठा खर्चा था, हमने उसको एलोकेट करना है बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज। तो किस पॉइंट की सेल वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करनी है? अगर वो रेडीली अवेलेबल है तो ओके है, और अगर वो नहीं है तो इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? आइए वर्किंग शुरू करें। पहली एग्जांपल, लेट्स अज्यूम अ कॉमन प्रोसेस, joint manufacturing cost is suppose 10,000, सिंपल सा डाटा रखते हैं। तीन प्रोडक्ट्स बनी ए बी सी, इनके 1000 यूनिट्स, suppose 2000 units and 3000 units बने। assume all products can be sold at separate point। as you like। बस ये डाटा लिखना, बाकी फिर मैं वर्किंग करता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पास आते हैं प्लीज। बट आप प्लीज काइंडली टाइम पे आइए अब इस वक्त। बेटा जो कुछ याद करने वाला होगा, प्लीज मैं खुद बताऊंगा। किन चक्करों में पड़ जाते हैं आप लोग? बात क्या हो रही है? गेम किधर निकल गई? जी सर, बोर्ड पे देख ले सिर्फ आप। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ABC? व्हाट आर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? 1000, 2000 एंड 3000। नहीं सर जी, अब यहाँ टोटल नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ टोटल, सर 10,000 भी सही है सर। एलोकेट किसने होना है? जॉइंट कॉस्ट एलोकेट। अगर मैं यूनिट्स का टोटल करूं और 10,000 रुपए का एलोकेट करूं तो ये तो बात हम कर चुके हैं। लेकिन अगर हमें सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट मेथड अप्लाई करना है, तो लेट्स अज्यूम जो मैंने लिखा कि सेल सेपरेट पॉइंट पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, तो देन फिर इन यूनिट्स प्रोड्यूस को लिखने के बाद एक नया काम हमें ये करना है कि फिर हम आइडेंटिफाई किया करेंगे कि व्हाट आर द सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ दीज आइटम्स जो हमने बना ली है। सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढनी पड़ा करेगी। तो डेफिनेटली कैसे ढूंढना करेंगे? एग्जाम में डाटा दिया होगा कोई ना कोई। मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 2 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपीज पर यूनिट एंड 4 रुपीज सपोज। डिफरेंट हो सकते हैं, बाई चांस सेम भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं।
तो ये मैंने क्या किया, क्या अज्यूम किया, सेल प्राइसेस, और वी आर अज्यूमिंग कि ये सेपरेट पॉइंट ही की अगर है तो ये एज इट इज यूज होगा। देन फिर अगले कॉलम में पहले क्या कैलकुलेट होगा, सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। कैसे, कैसे सर, 1000 into 2 क्वांटिटी से प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए एट सेपरेट पॉइंट, 2000, 6000 एंड 12,000। ओके सर, तो अगर क्वांटिटी मेथड होता तो यूनिट्स को बेस बना के टोटल करके एलोकेशन कर देते, लेकिन अगर सेपरेट पॉइंट मेथड होगा तो पहले कहां पहुंचना है, सेल वैल्यू सेपरेट, देन आई होप के अब इससे प्रोपोर्शन बन जाएगा, और फाइनली क्या एलोकेट हो जाएगा, joint cost of 10,000 rupees based on sale values at separate of allocate हो जाएंगे। एलोकेशन का मीनिंग पता है आपको, एलोकेशन मींस डिवीजन है, डिवीजन ऑफ द कॉस्ट इन द प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी, तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। एक करवा दें पहले, एक मिनट जस्ट मिनट, बाकी फिर आप लिख लीजिएगा। तो कैसे करूं, किसका सम करूं पहले, 2000, 6000 और 12,000 कितना बन गया, 20,000। प्रोपोर्शन कैसे बनाऊं, तो एक बोल दें 2000 डिवाइडेड बाय, अगर यूनिट्स मेथड होगा तो यूनिट्स का प्रोपोर्शन बनाएंगे, और अगर सेल वैल्यू मेथड होगा तो सेल वैल्यू से प्रोपोर्शन बना के जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन। ये सर 400 देखो मौका तो दो। आप नोट करें, मैं अपने इधर करवाता हूं। ये मुझे करिए एक मिनट, सब हो गई, ये इसी दो, ये रैंडमली मेरे को बीच में 2 दिन बंद कर देता तरफ दे बात। ये बड़ा बाकी सबको क्लियर है सर, कोई एक आध वर्किंग जरूर लिख लीजिए, बाकी चाहे सारी नोट मार। ये ऑनलाइन स्टोर्स पे कहानी का लिखते जाए तो बताते रहिए। तो एक वर्ड रखें, इसमें ज्यादा भी टाइप करने की जरूरत नहीं, कोई एक वाई या एन नोटेड के लिए। समटाइम्स होता है ऐसे कि मैं आगे चल पड़ता हूँ, फिर आपको पिछले क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए जरा आइडिया हो जाए तो बेहतर है। ये बताइए परेशानी के अगर तरीके ढूंढने हैं उसमें तो 100 निकल आ सकते हैं। क्या सेल प्राइस गिवन हो, क्या सवाल होगा, गुलाम साबिर साहब क्या होगा, टेंशन का तो और तरीका ढूंढ लेते हैं बेटा, क्या होगा, डाटा होगा सर, आपने वर्किंग चला करनी है, डाटा दिया होगा, अगर गिवन नहीं होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे। चाहिए क्या, सेल प्राइस पर, जी जी ओके सर। सेकंड एग्जांपल बनाए इसी हेडिंग में, इसी सेकंड मेथड में, सेकंड एग्जांपल।
Another possibility. Let's assume a combined process, joint manufacturing process. $13,200 joint manufacturing cost. Same products बने A, B, C. एक बेटा suppose तीनों products further process करके बेची जाती हैं. Let me finish जरा एक मिनट मेरे ख्याल आपको पहले देखना मैं कैसे लिखता हूँ. Let's assume separation के बाद आप इन्हें further refine करके further cost processing incur करके बेचते हैं और इस further processing की cost लिखता हूँ. Let's assume 500 1000 and suppose 2000. It means क्या assume कर रहा हूँ? Products are sold after being further processed. Assuming products, all the products are sold after further processing. क्या ये भी हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट को तो फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं और किसी को नहीं कर रहे, तो वो थर्ड सिनेरियो इंशाल्लाह हो जाएगा. तो यहाँ तक मिला आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. अब ये यूनिट्स नहीं मैंने लिखे, प्लीज फर्दर प्रोसेसिंग के रुपीस हैं साथ में लिखा. अभी मैंने क्वांटिटी नहीं बताई. Is the scenario clear, sir? Yes, sir. The products are sold at separate of, या products are sold after further processing. सेपरेट पॉइंट किसे कहते हैं? जो आपको पता है वो बता दो, जुबानी, उर्दू में, इंग्लिश, जो भी दिल करता है. वो सेपरेट पॉइंट है. और फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब क्या? एज इट इज नहीं बेच रहे. इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी, फाइनल फॉर्म में नहीं थी, उसे फिर फर्दर फाइनल किया तो बेचा. और उस फाइनल करते भी सपोज कॉस्ट इंकर हुई. अभी जो 500,000 और 2000 मैंने लिखा है, क्या इसको भी एलोकेट करने की जरूरत है या ये ऑलरेडी एलोकेटेड ही है? तो इनकी बहस नहीं हो रही. एलोकेशन अभी भी किसकी होनी है? जॉइंट कॉस्ट की होनी है, which is 13,200 जो मैंने से. तो अब इस केस में हमारे मेथड का नाम क्या है? सेल वैल्यू सेपरेट पॉइंट. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया कि सेपरेट पॉइंट पे हमारी प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो रहे. देयरफॉर अब हमें क्या करना होगा? आराम से सोचते हैं, जल्दी के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ. नौजवान सोचने को तैयार है, कोई इशू नहीं. क्या यहाँ प्रोडक्ट्स बिकेंगी? मैं सर्कल सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या यहाँ बिकेंगी? खुदा ना ऐसे तो नहीं कि सेपरेट पॉइंट पे भी बेच देंगे और फिर फर्दर प्रोसेस करके भी बेच देंगे. या कहाँ बेच सकते हैं या कहाँ? अच्छा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, कंसिडर करो प्लीज. एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये प्रोडक्ट्स हमने बनाई ये सेपरेट पॉइंट पे बिक सकती थी,
लेकिन हमने बेची फर्दर प्रोसेस करके हैं, Yes. क्योंकि हमें लग रहा है फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, एबीसी सेपरेटर पॉइंट पे बिक सकती थी, लेकिन हमने फर्दर प्रोसेस करके इसलिए बेची हैं क्योंकि उस पे हमें ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो अगर हम बेच सकते थे और हमें वो प्राइस पता है जिस पे हम बेच सकते थे, तो क्या वो सेल वैल्यू एट सेपरेटर पर? सही, क्या वो सेल वैल्यू एट सेपरेटर पर? तो हमें किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है, हम उसे यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम वहां बेचते नहीं मीन्स वो बिकते नहीं, बेचते नहीं बिकती नहीं, इसलिए नहीं बेचते क्योंकि बिकती नहीं, एज इट इज बिकती नहीं, और हम बेचते ही उसे फर्दर प्रोसेस करके रहेंगे, तो अब हमारे पास अल्टीमेट सेल वैल्यूज होंगी आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस। तो हमारा प्रॉब्लम, तो फिर हमें किस पॉइंट की सेल वैल्यूज पता होंगी? सप्लेटर पॉइंट की नहीं पता होंगी। अगर सप्लेटर पॉइंट में बिकती नहीं तो फिर वहां की बजाय कहाँ की सेल प्राइस पता होगी? आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस। और उसको फिर मैं अल्टीमेट सेल वैल्यूज कह रहा हूँ। अल्टीमेट सेल वैल्यूज मींस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल या फाइनल कह लेते हैं, फाइनल सेल वैल्यूज। तो फाइनल सेल वैल्यूज किस वक्त की? आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस। ठीक है सर। अगर अब हमें फाइनल सेल वैल्यूज पता है तो फिर अब ये सेपरेटर पॉइंट भी नहीं है, और हमें मेथड कौन सा यूज करना है? सेपरेटर। यहां तक प्रॉब्लम समझ रहे प्लीज? प्लीज आप क्लियर है? कौन सी वैल्यूज नहीं पता, कौन सी पता है? सेपरेटर पॉइंट की नहीं पता, फाइनल सेल वैल्यूज पता, लेकिन हमारे मेथड में नाम क्या है? तो इसलिए फिर हम इन्हें इन फाइनल सेल वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे सेल वैल्यूज एट सेपरेटर पॉइंट पे, कोशिश करेंगे। अब एक्चुअल सेल वैल्यूज ऑफ सेपरेटर पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो हम अज्यूम्ड सेल प्राइसेस ऑफ सेपरेटर पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। किस प्राइस को बेस बना के? फाइनल सेल प्राइस को बेस बना के, विच इज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मीन्स टू से, शायद मैं कुछ ऐसे कहना चाहता हूं कि ये प्राइस फाइनल सेल प्राइस कहलाएगी। सही। अब इस प्राइस को हमें ऑनवर्ड्स लेके जाना है या कुछ बैकवर्ड्स लाना है? कहाँ बैकवर्ड्स लाना है सर? फर्दर प्रोसेसिंग से पहले की सेल वैल्यूज बनानी है, उस वक्त की है नहीं। अगर है तो इस वर्किंग की कोई सेंस नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये वर्किंग कब होगी? अगर प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेटर पॉइंट, देन फिर हम अपनी वर्किंग कहां से शुरू करेंगे? फाइनल सेल प्राइस से वापस आएंगे सेपरेटर पॉइंट। तो मेरा तो ख्याल है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये प्रोडक्ट 2000 की बिक रही है तो वही 2000 की यहाँ आ जाएगी। ये 2000 में नहीं क्या लिखा? तो यही 2000 उठाएंगे, देखें जैसे मैंने एरो बनाया, इसे उठाएंगे, इसे यूं लेंगे। लेकिन क्या यहाँ से आते आते रास्ते में कुछ पड़ा है सर? तो 2000 को वहां से उठा के यहाँ तक लाते लाते क्या कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? तो फाइनल सेल वैल्यू को अगर अपने सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यू पे कन्वर्ट करना है तो हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को कैसे कंसिडर करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए अब हमें, प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे? क्यों माइनस है? हम बेसिकली हो क्या रहा है कि सेल वैल्यू एट सेपरेटर अवेलेबल नहीं, हम अब अज्यूम सी को फिगर निकालना चाह रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ अ वर्किंग ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन की वर्किंग के लिए। तो फाइनल सेल प्राइस बेटा उठाएंगे, और आई होप कि लॉजिकली बात क्लियर है। रिवर्स आते आते फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे? तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? assumed sort of sale value at separator point, जिसे फिर hypothetically hypothetical sale value भी कहते हैं। hypothetical means assumed, फर्जी, assumed sort of। क्यों assumed sort of की बहस में जा रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट अवेलेबल ना हो तो फिर आप अल्टीमेट फाइनल सेल वैल्यू पाएं और उसको सेपरेटर पॉइंट की सेल वैल्यू कैसे बना दें? माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और उसके बाद उसका प्रोपोर्शन बना के एलोकेशन करते हैं। ये सब कुछ कैसे करते हैं? लेट मी स्टार्ट अ टेबल। मैं पहले बात अपनी पूरी कर लूं।
आप डायग्राम देखिएगा साथ साथ, मैं फिगर्स की बेस पर ट्रैक शुरू करता हूँ। 3 प्रोडक्ट्स, एक मेमोरी, जरा कुछ कॉलम शायद ज्यादा एक्स्ट्रा बनाने, तो अगर पहले देख लें फिर अकॉर्डिंगली बना लीजिए। ए बी सी, इनके यूनिट सपोज वही है जो मैंने पहले लिए थे, दोबारा लिख लो, 1000, 2000 एंड 3000। मेथड अभी भी कौन सा हमारा, सपोज 2 3 4, सेल प्राइस पर यूनिट, इनके हेडिंग यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट। यहाँ क्या आएगा, नहीं यहाँ से नहीं आता है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ 2 3 4 कब बिकना है इस पे, 2 3 4 पे इसने बिकना कब है, सप्लेटर पॉइंट पे, आफ्टर सप्लेटर पॉइंट, फाइनल सेल प्राइस। तो एक मिनट सुनते जाएगा मेरे कॉलम्स के नाम। अब इसे कहेंगे हम फाइनल सेल वैल्यू। क्यों फाइनल सेल वैल्यू, क्योंकि द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड after being further processed. So what is the answer? फाइनल सेल वैल्यू समझ रहे प्लीज, 2000, 6000 और 12000। ये किस स्टेज पे है, यहाँ पे ये जहाँ मैं सर्कल से बना रहा हूँ, 2000, 6000 एंड 12000। जस्ट अ मिनट जी, नेक्स्ट बताएं क्या करूँ। नहीं, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू तक कैसे हो, बीच में कौन सा कॉलम लिखो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ढूंढा करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डाटा जो मैंने लिखवाया बताया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 500, 1000 एंड 2000। अब कौन सा कॉलम बनाओ, इसका क्या फॉर्मूला बना लें, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ फाइनल सेल वैल्यू माइनस 2000 माइनस 500 इज इक्वल टू 1500। मतलब इसका ये है कि अगर 2000 रुपए की चीजें बिक रही हैं अप्रोक्सीमेटली एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर फर्दर प्रोसेस्ड, तो उससे पहले कितने में बिक रही होंगी ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और 6000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 5000 एंड 10000। समझ आ गया प्लीज, कोई ये ज़ूम फिगर नहीं। 13200 रुपीज ने एलोकेट होना था बेस्ड ऑन सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, लेकिन वो क्योंकि अवेलेबल नहीं थी सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, तो उसको कैसे बनाया जाता है, फाइनल सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके। अब कुछ क्लियर है बात सारी, बनाई नहीं। अब डेफिनेटली प्रॉफिट तो नहीं है, और प्रॉफिट इसलिए नहीं हमें पता क्योंकि हम बेचते नहीं है, तो इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूँ वर्ड अज्यूम्ड। वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू अज्यूम समथिंग। तो आइडियल क्या था कि हम स्टेपलेटर पॉइंट पे बेचते और वो प्राइस ले लेते, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर कोई अज्यूम्ड एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग है, अप्रोक्सीमेट वर्किंग है। इसे तो ये नहीं कहा जा सकता हम इतने पे ही बेचते, अप्रोक्सीमेट इतने पे बेचते। जी सर, मतलब मैंने तो पहले बताया कितना, सर जी मत बताया तो, हम ए बी सी को एज इट इज बेच ही नहीं रहे, तो वहां हम कैसे फिर डिटरमिन करें कि हम कितने पे बेचते हैं। तो आइडिया तो वही था कि हम बेच रहे होते हैं, हमको फिगर ले लेते, लेकिन अगर आप वहां बेचते नहीं तो फिर अब ये कैसे पता चलेगा कि आप किस मार्जिन मार्केट पे बेच रहे हैं। तो एक शॉर्टकट सॉर्ट ऑफ है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो कुछ ना कुछ मिनिमम ये हो सकता है। बाकी डेफिनेटली अगर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह होंगे तो उसकी बहस हो सकती है, लेकिन अगर आपको पहले ही पता है कि सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ क्या है तो फिर तो इस वर्किंग में जाना ही नहीं, ठीक है। ये जो आप हजरात क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, मैं जरा बच्चों से भी शेयर करता हूँ, आप भी जरा सुने से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल प्राइस पर यूनिट खुद से अज्यूम करनी है, यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए होंगे या अज्यूम करने होंगे। सर फाइनल सेल वैल्यू हमेशा खुद अज्यूम करेंगे, ये 3 डिफरेंट लोगों के सवाल हैं।
आई होप कि आप फारग महसूस कर रहे थे अपने आप में और आपने कहा कुछ तो होना चाहिए। बेटा सवाल होगा। खाली इस बात को पहले देखना सोच रहे दोबारा, क्या हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? जी अब्दुल्ला साहब, ये आखिरी सवाल आ गया। क्या फर्दर प्रोसेसिंग में से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकता है? जी मैं अभी इंशाल्लाह कल सोच के बताऊंगा। कल अल्लाह का शुक्र है कि छुट्टी है मेरी, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली बात सारा सोच। नहीं मेरी नहीं, तो आपने मेरे पूरे सेंटेंसेस नहीं सुना। आपकी पढ़ाई की छुट्टी करी, कल घर पढ़ना नहीं आप लोगों ने? जी बेटा सेल प्राइस पर यूनिट अज्यूम नहीं करना, गिवन हो। जी जोहेब साहब, बात तो आपने बेटा की है, लेकिन काइंडली आई होप कि आप दोबारा सोचेंगे। सेल वैल्यू पहले होगी और पर यूनिट बाद में होगा। जी सर जी, आंसर जरा बता सकते हैं? आगे इकट्ठे हो गए सर, ये सॉल्व करने से ना फाइनल टेबल फाइनल कॉलम बना। टोटल बता दीजिएगा हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू इसका क्या था? 16,500 मल्टीप्लाइड बाय 13,200 1200। जस्ट एक मिनट, पूरी वर्डिंग पूरी कर लीजिएगा। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट 1200, 4,000 and 8,000। ये वर्किंग का लिख के जरा रुक जाइएगा, जरा बात थोड़ी सी नहीं है, मैं रिपीट करने लगा और इससे फिर अभी 2-3 वर्किंग्स आपने और करवानी है, तो प्लीज सीरियसली जरा इकट्ठे हो। ये सिनेरियो बेटा मैंने जो बनाया है वो ये है कि एक कॉमन प्रोसेस है। कॉमन प्रोसेस क्या होता है? कॉमन कंबाइंड प्रोसेस है। कंबाइंड प्रोसेस अगर है तो मतलब एक सारा प्रोडक्ट्स बन रही है। अगर एक ही प्रोडक्ट बननी है वही है, वो तो कॉमन। कॉमन इन सेंस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का प्रोसेस है, एक कॉमन प्रोसेस है। उस प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है 13,200। उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स बने, ए बी एंड सी, लेकिन वो प्रोडक्ट्स सेलेबल नहीं है एट सेपरेट पॉइंट। उन्हें सेल करने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है अमाउंटिंग टू ₹500, 1,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली, फिर ये प्रोडक्ट्स बिकती हैं। हम मेथड यूज करना चाहते हैं 13,200 की एलोकेशन के लिए सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज अवेलेबल नहीं। तो सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज निकालने के लिए फिर तरीका ये अडॉप्ट किया जाता है कि आप फाइनल सेल प्राइस लेना, 5 वैल्यूज तक आ गए और इन फाइनल सेल वैल्यूज में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके एक रिवर्स सॉर्ट ऑफ वर्किंग करना, अल्टीमेट सेल वैल्यूज से सेपरेट ऑफ पॉइंट पे वापस आ गए और उन वैल्यूज को बेस बना के, उन हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ पॉइंट को बेस बना के एलोकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करें। सब क्लियर है सर? अगर सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ पॉइंट अवेलेबल होती तो दिस वर्किंग इज एज सच नॉट रिक्वायर्ड। हम उन वैल्यूज को ही कंसिडर करके एलोकेशन कर सकते थे। अब सब लोग प्लीज क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पेंडिंग
और प्लीज बेटा डाटा दिया होगा एज ऑलवेज, सवाल होगा आपने जवाब बनाना होगा। अब आगे जरा इसी डाटा में से, इसी एग्जांपल में से जहां तक हमने एलोकेशन की है, जरा एक दो बातें और जरा सही क्लियर करें। ये 1200 जरा सर्कल लगाएं। इस 1200 का कोई नाम बताएं क्या है? सेल प्राइस। क्या फाइनली फिर जाते? 13,200 रुपया क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से 1200 क्या भाईजान? शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ असेंबली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। लेकिन बेटा जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। एक मिनट वर्ड्स पूरा लगाऊंगा, इसमें एक मसला है। ये वर्ड्स लिखे जो मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों लिखा। शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, share of joint manufacturing cost related to A, related to product A, share of joint manufacturing cost related to product A, थोड़ा सा सॉरी छोटा हो गया, ब्रैकेट भी एंड में कर बंद कर। शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू ए, 13,200 में से 13,200 रुपीज में से 1200 शेयर मिला है ए को, 4000 शेयर मिला है बी को, और 8000 शेयर मिला है सी को। अब मैंने ये बात क्यों की है, ऊपर डायग्राम देखो जो बनाई। इस स्टेज पे जरा देखें एबीसी को, क्या 13,200 रुपीज में से स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक शेयर है ये 1200, 4000, 8000, ये 13,200 रुपीज एलोकेट हुए इनमें। लेकिन क्या ए को बनाने की टोटल कॉस्ट भी है? अब मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली क्या है, तो क्या बस यही 1200, यही 4000 और यही 8000, या फिर इनमें कुछ फर्दर भी ऐड होना है? देखिए ए बी सी हम सेल कब कर रहे हैं, तो एक तो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे खर्चा हो रहा है, वो कंबाइन था, उसको एलोकेट करना पड़ा। लेकिन जो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा वो एज इट इज अवेलेबल है, तो क्या 1200 में 500 ऐड होके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए बनेगी? तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे फिर बनती है इस सिचुएशन में? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस 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 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो नेक्स्ट कॉलम यहां तो नहीं बन सकेगा, आप इसके नीचे बना लेना आराम से, वही एबीसी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो जो मैंने वर्ड्स बोले अगर वैसे एक दफा बोल लें जहन में आ जाएंगे। फिर किस किस को प्लस करते हैं, किस किस को? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वर्किंग लिख लें, एक ही वर्किंग लिख पाए कैसे लिखो? 1200 प्लस 500 इज इक्वल टू 1700। सब ओके, सब क्लियर है सर? सेकेंडली लिखवा, एक और लिखवा दें, 4000 प्लस 1000, 5000 and 8000 plus 2000, 10,000. तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट और प्लस अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो ऐड करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी। एक मिनट इसका कॉलम का टोटल करें जी।
16,700 खर्चा नहीं हुआ और इतनी अमाउंट एलोकेट होगी। खर्चा 13,200 हुआ और आपने टोटल कर दिया 16,700। 13,200 सिर्फ क्या था? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। क्या इसके अलावा 500 कैलकुलेटर लिखें? 500 प्लस 13,200 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 2000 इज इक्वल टू, ये था टोटल एक्सपेंस 16,700। लेकिन यही था ना 16,700। लेकिन इसमें से हमें एलोकेशन करने के लिए टेबल बनाने की जरूरत सिर्फ किसके लिए? 13,200 के लिए। बाकी फिगर्स एज इट इज एलोकेटेड है और उनको सिंपली प्लस किया जा सकता है। डन सर। एक काम और जरा, बेस्ड ऑन दिस डेटा जो अवेलेबल है हमारे पास, लेट्स अज्यूम ये सारी प्रोडक्ट सेल हो जाए। लेट्स अज्यूम ये प्रोडक्ट्स जो बनी है इनकी जो क्वांटिटी है वो सारी सेल हो गई। तो एक मिनट जरा पहले वर्किंग करवा दें, मुझे खतरा है कि आप गलत तरफ जाएंगे। प्रॉफिट कैसे निकालूं? एक प्रॉफिट आता कैसे? मेक द थिंग सिंपल। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल लेस कॉस्ट जो भी है, ये लेट्स अज्यूम जो बनी प्रोडक्ट को सेल हो, बताइए कितने पे बिकी हो? अब जाने दें यार, ये तो ऑप्शन इतनी सारी हो गई। 2,000 पे बिकी, 2,000 पे या 1,500 पे? 1,500 पे ही यार। वो क्या था? वो जस्ट एलोकेशन के लिए फिगर आई है। वो जस्ट एलोकेशन के लिए फिगर फाइंड आउट की। वी आर सपोज टू सेल द गुड्स आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस। तो कितने पे अल्टीमेटली बिकी होंगी? 2,000 माइनस 1,700। कौन सा 1,700? टोटल खर्चा लेस फाइनल सेल प्राइस। सही है सर? करें फाइनल फिगर्स देखते हो। 2,000 माइनस 1,700, 6,000 minus 5,000 and 12,000 minus 10,000. सेल वैल्यूज माइनस एक्सपेंसेस। अब डेफिनेटली वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वो सारा होता है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस डाटा जो अवेलेबल है, क्या आंसर्स बनेंगे? 300, 1,000 and 2,000. टोटल प्रॉफिट 3,300। एक मिनट के लिए जरा फाइनल सेल वैल्यूज प्लस करें। हिम्मत करें, काम कंसंट्रेशन के लिए मुसलसल गेम ऑन। फाइनल सेल वैल्यूज होती हैं 2,000, 6,000, 12,000 प्लस करें। क्या आंसर है इसका? 20,000 माइनस 16,700। क्या वही प्रॉफिट है जो हमने डिवाइड कर लिया है, अलग अलग कैलकुलेट कर लिया? हर एंगल से बात क्लियर है सर? तो प्रॉफिट सर जी कैसे आता है? सेल वैल्यूज है, तो सेल वैल्यूज है, फाइनल सेल वैल्यूज, और उसमें से टोटल एक्सपेंस जो अवेलेबल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट इज सेल माइनस एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कितना खर्चा होगा? प्रोडक्ट ए का 1,700 और कितने पे बेच रहे हैं? अल्टीमेटली हम 1,000 पे बेच रहे हैं आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस्ड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे क्लियर है? ये कंप्लीट करना नहीं होती और सॉरी इधर एक मिनट और, बस एक छोटी सी बात है खत्म करके उठते हैं। सारी घड़ियां देखने के बाद रिपोर्ट पे देखें। इसी मेथड नंबर 2 में एग्जांपल एक और देखें सर, आप लिखने की पोजीशन में आप नहीं रहे। लेट्स अज्यूम सर जी एक सिचुएशन ये है कि कॉमन प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट्स बनी, लेकिन सपोज सिर्फ प्रोडक्ट्स थी जो है ये फर्दर प्रोसेस होती है। प्रोडक्ट सी को फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाता है। ए और बी आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट, और मेथड हमारा वही है, सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ। मेथड क्या है? सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ। Two products A and B suppose are sellable at separate point, but the product C is sold after being further processed.
ठीक है सर। अब इस केस में अगर आपने सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट मेथड यूज करना है तो कैसे करेंगे? ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो तो एज इट इज आ जाएंगी, लेकिन सी के लिए कौन सी वर्किंग करनी पड़ेगी? तो ए बी की तो रेडिली सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ अवेलेबल होंगी, सी के लिए फिर हमें फाइनल सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेके माइनस फर्दर प्रोसेसिंग करके हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू बना के फिर प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह यही डिस्कशन मंडे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। कोई खास काम नहीं घर के लिए, घर के लिए सब काम शुरू होने वाले हैं। तो इसी तरह जरा इन्हीं हालात में काइंडली मंडे तक वापस आ जाए। जी मैंने जो बोला जाहिर सी बात है, जो लेना वही है। जी डेफिनेटली सर, कल छुट्टी है, आप आना तो चाह रहे हैं लेकिन मैं कल नहीं आ रहा। मुझे पता है आप हर संडे को कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक आध जरा संडे शायद मैं नहीं आ पाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी ज़ोहैब साहब जरा टाइम बता दीजिएगा बेटा। जी अल्लाह हाफ़िज़। ओके ज़ोहैब। ये तीनों पेपर्स में बेटा अपीयर होना तो कंपल्सरी है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी कितने की करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है। अपीयर होना तो शायद कंपल्सरी है, लेकिन आप जितनी तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी कर लीजिएगा। जितने सब्जेक्ट्स की कोशिश करें, वैसे 3 पेपर्स कोशिश तो होनी चाहिए, उतना मुश्किल भी नहीं है।